हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 4 का मैथ। यह एसके झा सर द्वारा लिखा गया बुक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है जो कि आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ाने वाला यानी मार्क्स को बढ़ाने वाला यह बुक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन उसी लेवल का दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा बुक है, यह बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसे जरूर आप पढ़िए। कहीं पे आपको समझ में ना आए तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और हाँ, यह प्रैक्टिस सेट आपका 4 है मैथ का। इससे पहले मैंने 3 सेट कंप्लीट करवा चुका हूं मैथ वाला, तो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से उन तीनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपका 46 से 70 तक क्वेश्चन होने जा रहा है इस वीडियो में। तो देखिएगा कि पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है √5 बटा में √3 माइनस √2 माइनस 3√3 बटा में √5 माइनस √2 है, माइनस √8 बटा में √5 प्लस √3। इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप 9th क्लास में आप पढ़े होंगे हरों का परिमेयकरण, लेकिन यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे? तो देखिए, नीचे से जब ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, और ऊपर में है जितना उससे गुना हो जाता है। तो देखिए, ऊपर में √5 है और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी √3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर, √3 प्लस √2। अब बटा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो देखिएगा √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, माइनस है तो माइनस, फिर वही काम ऊपर करेंगे, 3√3 इंटू √5 प्लस √2 बटा में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, माइनस √8 इंटू √5 माइनस √3। अब देखिए, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बटा में नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यानी हमेशा ये चीज लिखना है आपको, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहां से देखिएगा कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √15, √5 और √3 को गुना कीजिएगा तो √15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस √10 बटा में देखिएगा यहाँ पे कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 3√15 प्लस 3√6 अब बटा में 5 में से 2 घटेगा तो 3 माइनस √40। तो √40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दहाई 40, यानी 2√10। डायरेक्ट इसको लिखिए 2√10 माइनस 2√6, क्योंकि 8 3 24 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 4 6 24, तो 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, बटा में 5 में से 3 घटेगा तो 2। अब इसका एलसीएम लीजिए,
एलसीएम लीजिएगा 3, 2 और 1 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे और इसमें गुना करेंगे तो 1 से 6 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में, तो 6√15 यानी 6 से दोनों में गुना करना प्लस 6√10 माइनस है तो माइनस। इसको देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 से इसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6√15 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6√6 माइनस में देखिएगा यहाँ पे 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 3 दूनी 6√10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6 3 बार में है तो 3 दूनी 6√6। अब यहां देखिए कि कटने वाला कोई है तो देखिए कटने वाला है, एक प्लस में 6√15 एक माइनस में 6√15, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिएगा कि प्लस में 6√10 एक माइनस में 6√10, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिए एक माइनस में 6√6 है जबकि एक प्लस में 6√6 है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कुछ ना था 0 अब बटा में 6, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, तो 0 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 789 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। 789 को रोमन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा कि ऐसे आपको क्लियर ये चीज नहीं होगा, जैसे हम तो आपको बतला देते हैं लेकिन क्लियर नहीं होगा। क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको रोमन अंक निकालने का बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर का आपको रोमन अंक निकालना है यानी रोमन में लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कब, उस वीडियो को देखिएगा तब। तो जाकर के जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको रोमन अंक में लिखने के लिए, इसको लिखेंगे कितना, 700 लिख सकते हैं। डायरेक्ट 700 नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहां पे यही सब चीज देखना है वहां पे वीडियो में। इसको हम लोग लिखेंगे 500 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 9। सबसे पहले आपको तोड़ने का सीखना पड़ेगा और सारा चीज उसमें दिया गया है। आप जाकर के जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए। अब यहां पे देखिए 500 मतलब क्या होता है, डी होता है। रोमन अंक में डी का मतलब होता है 500। ठीक है, तो 500 के लिए डी हो गया। इसके बाद 100 के लिए क्या होता है, सी होता है। तो 200 है तो डबल सी हो जाएगा। 50 के लिए क्या होता है, तो एल होता है, तो एल लिख देंगे। 30 के लिए क्या होता है, तो ट्रिपल एक्स होता है। यानी 10 के लिए होता है एक्स, तो 30 के लिए क्या हो जाएगा, 3 गो एक्स। 3x तक हम लोग लिख सकते हैं, 4 गो एक्स नहीं होता है ना, 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे देखिएगा कि किसको हम कितना बार रिपीट कर सकते हैं, किसमें से किसको घटा सकते हैं, किसमें किसी को जोड़ सकते हैं। तो जाकर के जरूर से जरूर आप उस वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ पे 9 के लिए अब क्या हो जाएगा, 9 के लिए आप जानते हैं कि 10 में से यानी x में से i घटा देते हैं तब 9 होता है। तो देखिए यहाँ पे x जो है यह आपका 4 बार रिपीट नहीं ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कि बीच में i आ गया है। ऐसे 4 को दिख रहा है लेकिन बीच में i आ गया है। तो यही आपका हो जाएगा क्या, 789 का रोमन अंक। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4,5 और -3,3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। यह आपका निर्देशांक ज्यामिति का है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहला वीडियो में बनाया है। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार है। पहला वीडियो आप देखे होंगे तो आपसे जरूर बनेगा यह क्वेश्चन, आप कोशिश करके जरूर देखिएगा, तो फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहां पे देखिए कि संख्या रेखा है, यहां से एक बिंदु है और यहां से एक बिंदु है, और ये बीच में आपका मध्य बिंदु है ना। मध्य बिंदु जो होता है वह होता है आपको एक्स वाई, एक्स वाई। ये वाला होता है आपका x1 y1, और ये होता है आपका x2 y2। ठीक है। और यहां पे जो होता है अनुपात होता है, यहां पे m अनुपात n के रूप में यहां पे होता है। अब देखिए कि क्या क्या हमको दिया हुआ है कि एक बिंदु 4,5 दिया हुआ है, तो ये वाला दिया हुआ है 4,5, और ये वाला बिंदु जो है ये दिया हुआ है -3,3, -3, +3 दिया हुआ है। ठीक है। को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, यानी दोनों को जो बांटा गया है वह 2:3 के अनुपात में, तो m बराबर 2 हो जाएगा और n बराबर 3 हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों से पूछा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी जहां से बांटा गया है यह निर्देशांक हम लोगों से पूछ रहा है कि x, y का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो x निकालने का सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि x बराबर क्या होता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, अब बटा में m प्लस n। और y निकालने का क्या होता है सूत्र, तो y बराबर होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, अब बटा m प्लस n होता है। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए m कितना, तो m 2 है, तो 2 गुने x2 कितना है, -3 है, तो -3 यहां पे लिखेंगे, प्लस में n कितना है, तो 3 है, गुने x1 कितना है, देखिए 4 है, तो 4 लिखेंगे, बटा में m प्लस n, तो 2 प्लस 3, तो हो जाएगा आपका माइनस में, यानी प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, -6 प्लस में 4 तिहाई 12, बटा में 3 आ 2 5, 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा प्लस में, यानी 6/5, तो 6/5 किसका आ गया वैल्यू, x का वैल्यू निकल करके आ गया। अब आगे हमको निकालना क्या, y का वैल्यू। तो देखिए y का वैल्यू निकालेंगे, तो m कितना 2 गुने y2, देखिए y2 क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस n कितना है, तो n 3 है, तो 3 इंटू y1 देखिए कितना है, तो 5 है, 5 लिखेंगे, बटा में m प्लस n, तो m हो गया 2 और n हो गया 3, 3 दूनी 6 प्लस 5 तिहाई 15, अब बटा में 3 आ 2 5, 15 6 21, 21/5, 21/5 क्या आ गया, y का मान आ गया। तो यही चीज तो हम लोगों से पूछ रहा था कि x, y का वैल्यू क्या है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू हो गया 6/5, y का वैल्यू 21/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 87 को बाइनरी अंक में बदलें। 87 को बाइनरी अंक में बदलना है, तो देखिए कि इंग्लिश में बाइनरी अंक बोला जाता है जबकि
हिंदी में इसे द्विआधारी अंकन पद्धति बोला जाता है। आप मैथ के हिसाब से भी पढ़े होंगे और कंप्यूटर कोर्स आप किए होंगे तो वहां पे कंप्यूटर जो है बाइनरी अंक ही समझता है ना। तो आप देखिएगा इसको कैसे बनाया जाता है। तो द्विआधारी अंकन पद्धति, तो हमेशा ध्यान में रखना है क्या कि 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 87 में क्या करना है कि 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, शेष फल क्या बचा है? 1 बचा। तो देखिए शेष फल या तो 1 बचेगा और नहीं तो 0 बचेगा, यानी पूरा पूरा कर जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो शेष फल क्या बचा है? 1 बचा है। फिर यहां से देखेंगे, फिर 2 से भाग लगाना है, किसमें? इसके भागफल में। हमेशा भाग देते रहना है, कब तक? जब तक कि 1 ना आ जाए या फिर 0 ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे शेषफल क्या आया? 1 आया। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 2 एकम 2, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। 2 से भाग देंगे, 2 बचे 10, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब शेषफल 0। यहां से देखिए कि 2 से 2 दूनी 4, शेषफल क्या? 1। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, शेषफल 0। जैसे ही नीचे 1 आ गया वैसे ही इसको अब छोड़ दीजिए। अब इसमें छोड़ना नहीं है, आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए देखिए कि क्या करना होता है कि ये जो शेष आया है, यानी सबसे नीचे आपका ये भागफल आया, इसके बाद शेष आया है, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए नीचे से इसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे रॉकेट की तरह उड़ा देंगे। इसको क्या कीजिए कि नीचे से पकड़िए और रॉकेट की तरह उड़ा दीजिए, है ना। और नीचे से लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए नीचे क्या है? 1 है, 1 के बाद क्या है? 0 है, इसके बाद फिर 1 है, इसके बाद फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 1 है। और यहां पे द्विआधारी अंकन पद्धति में क्या करते हैं? यहां पे 2 लगाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर दिया हुआ है, रूट अंडर एक्स के पावर रूट अंडर एक्स के पावर रूट अंडर एक्स के पावर रूट अंडर एक्स अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव बराबर में 2। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। जो बेस में है उसको हम 1 लिख देंगे यहां से, रूट अंडर एक्स। और यहां पे देखिए कि लगातार कितना है? इन्फिनिटिव तक के है। तो रूट अंडर एक्स के पावर रूट अंडर एक्स के पावर रूट अंडर एक्स के पावर अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यानी इनफाइनाइट तक के इस प्रकार लिखा गया है। तो सोच के देखिए कि ये भी तो आपका इसी प्रकार है। जब इतना का वैल्यू 2 है तो इतना आगे का भी वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो इतना के लिए हम यहां पे 2 लिख सकते हैं पावर में, ये सभी के लिए हम 2 लिख सकते हैं बराबर में 2। अब यहां देखिए कि x के पावर कुछ नहीं तो 1, यानी रूट अंडर वाला में देखेंगे कि x के पावर कुछ नहीं तो 1, और यहां पे करनी के पावर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है। जब हम लोग करनी हटाते यानी रूट हटाते हैं तो इसके बटा में पावर चला आता है, यानी इसका पावर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ है, करनी के पावर, है ना। और जैसे ही हटाएंगे इसके बटा में आ जाएगा, और इसका पावर पहले से 2 है बराबर 2। अब देखिए जब पावर पर पावर हो तो पावर पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। तो x के पावर हो जाएगा 1/2 गुने 2 बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। x के पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। x बराबर कितना आ गया? 2। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। हम लोगों से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x का मान रखेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 के स्क्वायर कितना? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए आंकड़ों की परास क्या होगी। तो दिया गया आंकड़ा है आपका 26, 40, 14, 38
47, 87, 119, 105, 103, 112, 117 और 35। इतना आंकड़ा आपको दिया गया है और इसका क्या करना है कि परास ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे कि परास बराबर होता क्या है। आपको तीसरा वीडियो में मैंने बतलाया है, तीसरा सेट में दिया गया था। परास बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है ना। तो देखिए इसमें खोजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है आपको। तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ी संख्या तो 119 है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप जल्दी से कहिएगा कि ये 14 है। इससे छोटा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसको घटा दीजिए, जब घटा दीजिएगा तो 105 आ जाएगा। इसका मतलब इन आंकड़ों का परास जो आएगा वह कितना आएगा? 105 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद का योग 70 है, तो छठा पद क्या होगा? देखिएगा कि एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में आपको दे दिया है कि तीसरा पद और 9वें पद का योग दे दिया है और पूछ रहा है कि छठा पद क्या होगा। तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं। तो पहला पद जो होता है ए होता है, ठीक है। दूसरा पद जो होता है ए प्लस डी होता है। फिर तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। इसी प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार लिखा जाता है। जहां पे होता क्या है कि जहां पर प्रथम पद जो होता है वह ए होता है और सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर यानी सभी के बीच जो क्रमागत रूप से अंतर होता है वह कितना होता है? डी होता है। आप यही चीज पढ़े होंगे। यहां पे तीसरा पद और 9वां पद का योग दे दिया है। तो देखिए तीसरा पद और 9वां पद कौन कौन होगा। तो तीसरा पद आपका इसमें से हो जाएगा ए प्लस 2d और 9वां पद जो होगा वह कौन होगा? a प्लस 8d होगा, a प्लस 8d, ठीक है। और छठा पद हम लोगों से पूछ रहा है, यानी छठा पद बराबर a प्लस 5d होता है और यही चीज हम लोगों से पूछ रहा है। अब यहां पे देखिए कि तीसरा पद और 9वां पद का योग 70 है। तो यहां से लिखेंगे कि a प्लस 2d प्लस a प्लस 8d बराबर कितना? 70। यानी तीसरा पद और 9वां पद दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? 70 आता है। अब यहां से क्या करते हैं कि जोड़ते हैं इसको। तो a में a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा प्लस 8 और 2 10d बराबर 70। 2 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a प्लस 5d बराबर कितना? तो 70। 2 से इधर काट दीजिए इसको, तो 35 बार में कटेगा। 35 दूनी 70। a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 35। और यही चीज तो पूछ रहा था कि छठा पद क्या होगा? तो 35 होगा, क्योंकि छठा पद कौन है? a प्लस 5d है और a प्लस 5d का वैल्यू हम लोग को निकल गया है। तो इसलिए छठा पद बराबर हो जाएगा 35। यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 21 और अंतर 5। दो संख्या माना कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, ये दोनों का योग करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होता है, जबकि दोनों को घटाने के बाद कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो देखिए संख्या a है और एक b है, इसके वर्गों का यानी वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर, और इसका अंतर क्या होगा? ये चीज हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका सूत्र? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। अब देखिए यही चीज हम लोगों से पूछ रहा है और इतना चीज दिया हुआ है, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 21 है, गुने ये दोनों के बीच में कुछ है यानी इंटू है, गुना का चिन्ह है, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 5। ये दोनों को गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 39.5। 8 विद्यार्थी है और इसका औसत जो है 39.5 है। तो आप जानते होंगे कि एवरेज इंटू नंबर बराबर होता है टोटल यानी योग, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कुल योग निकल जाएगा। तो 8 × 5 = 40 के 0 0 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। 9 × 8 = 72 और 4 76 के 6 हासिल 7। 8 × 3 = 24, 24 और 6 30 और 1 31, यानी 316। इसका योग कितना आ गया? 316 आ गया। बाद में ज्ञात हुआ कि 23 और 34 को क्रमशः 32 और 43 पढ़ लिया गया। यानी पढ़ना था, यानी सही में पढ़ना था कितना? 23 और 34, 23 और 34 पढ़ना था, लेकिन गलती से पढ़ लिया 32 और 43। 32 और 43 पढ़ लिया। उसका वास्तविक औसत क्या होगा? तो देखिए इसका वास्तविक औसत जो होगा वह क्या होगा? यहां पे देखिए कि पढ़ना था इतना और पढ़ लिया इतना। इसका मतलब यहां पे बहुत अच्छे से आपको मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को 23 रुपया और 34 रुपया देना था। जैसे दो व्यक्ति है मान के चलिए, और उसको देना था एगो के 23 रुपया और दूसरा को 34 रुपया, जबकि दे दिया गलती से पहला को 32 रुपया और दूसरा को 43 रुपया, है ना। तो सोच के देखिए कि ये दोनों को मिला करके कितना रुपया दिया। तो 4 और 3 7 रुपया और ये हो गया 3 और 2 5, यानी 57 रुपया। 57 रुपया उसको देना था, लेकिन दे दिया कितना? 75 रुपया। 57 रुपया ही देना था, लेकिन दे दिया क्या? 75 रुपया। तो बोलेगा कि भाई साहब हम आपको ज्यादा दे दिए पैसा। जब ज्यादा दे दिए तो हमको वापस कीजिए, है ना। तो वापस कितना करेगा? तो जितना अधिक लिया है उतना ही ना वापस करेगा, क्योंकि 57 तो उसको चाहिए था ही। तो कितना अधिक लिया? तो देखिए 15 में से 7 घटेगा 8, यहां पे बच जाएगा 6, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 18 रुपया ज्यादा ले लिया है। तो 18 रुपया ज्यादा ले लिया है तो 18 रुपया घटा देंगे इसमें से। उसको 57 रुपया ही लेना था, लेकिन गलती से क्या किया कि 75 रुपया ले लिया, और गलती से लेने के कारण ही यह औसत था पहले वाला, है ना। तो पहले वाला औसत था, यानी इस योग में से 18 घटा देंगे तो सही में वास्तविक में जितना योग होना चाहिए वो चीज यहां से आ जाएगा, है ना। तो घटाइए, 16 में से 8 घटेगा 8, यहां बच जाएगा 0, 10 में से 1 घटेगा 9, ये बच जाएगा आपका 2, 298। 298 सही योग है। तो हम लोगों से एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर हो जाएगा कुल योग अब बटा में कुल संख्या। संख्या तो 8 है, 8 से भाग देंगे इसमें, 8 × 3 = 24, कितना बचेगा? 5,
58, 8 सते 56, 4 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा ना, 56 और 2 58, 2 बचेगा, 2 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, 40, 8 पचे 40। तो इसका सही जो औसत होगा वह कितना हो जाएगा, 37.25, और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है कि यदि 450 रुपए की धनराशि सरल ब्याज पर यानी साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 504 रुपए हो जाती है तो उसी ब्याज के दर पर 650 रुपए की धनराशि 2.5 यानी 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक प्रिंसिपल है 450 रुपए और यह हो जाता मतलब अमाउंट मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। तो हो जाता है कितना, 504 रुपए, 504 रुपया हो जाता है। कितना वर्षों में, तो 3 वर्षों में, 3 वर्षों में। तो देखिएगा 450 रुपया 3 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 504 रुपया होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना ब्याज हो गया। तो यहां से ब्याज जो हुआ यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 यानी 54 रुपया। 54 रुपया क्या निकल गया, इसका ब्याज निकल गया। और यह कितने वर्षों का, तो 3 वर्षों का। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना होगा, प्रति वर्ष ब्याज बराबर 54 में 3 से भाग दीजिएगा तो प्रति वर्ष ब्याज कितना निकलेगा, तो 18 तिहाई 54 यानी 18 रुपए। 18 रुपए प्रति वर्ष ब्याज निकल गया। अब देखिएगा कि हम लोग को यहां से दर निकालना है, दर यानी रेट। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज 18 है, ब्याज गुने 100 आप बटा में मूलधन, तो मूलधन कितना 450। इससे इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4%। यहां से दर निकल करके कितना आ गया, 4% निकल करके आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि 650 रुपए की धनराशि 2.5 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो देखिएगा तो जो हो जाएगा वह मिश्र धन होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि 4% रेट है और 2.5 वर्ष का बात कर रहा है। तो टोटल ब्याज जो होता है ना, टोटल ब्याज जो होता है यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट दर गुने समय होता है। तो दर गुने समय करते हैं 2.5, 5 चौके 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10% टोटल ब्याज मिलेगा। 10% टोटल ब्याज मिलेगा। तो आप ब्याज निकाल करके तब जोड़ दीजिए मूलधन में, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो मिश्र धन यानी अमाउंट जो हो जाएगा, देखिएगा अमाउंट यह हो जाएगा कितना, तो कितना रुपया है, तो 650 रुपया है। तो 650 गुने, अब देखिए 10% क्या मिला, ब्याज मिला। तो 10% ब्याज मिला, इसका मतलब क्या है कि जो 100 में जोड़ेंगे है ना, तो 100 में डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो 110, 100 में 10% जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। अब बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 11 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 5, 6 5 11 के 1, 6 1 7 यानी 715 रुपया हो जाएगा। तो यहां पे जो पूछ रहा था कि उसी दर से 2.5 वर्षों में 650 रुपया कितना हो जाएगा, हो जाएगा मतलब क्या, मिश्र धन। तो 715 रुपया हो जाएगा, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि यदि 5x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 को बोल रहा है कि x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। किससे भाग देना है? x प्लस 3 से भाग देना है, तो शेषफल ज्ञात करें। तो इसको आप लोग कैसे बनाते थे पहले बचपन में, यानी 9th क्लास में आपको पढ़ना है, तो इतना में इतना से इस प्रकार भाग देते थे बचपन के तरह, है ना, तब निकालते थे, तब शेषफल क्या आएगा वो चीज निकलता था, या फिर भागफल। लेकिन यहां पे क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, और यहां पे आपको सीखना है जल्दी से जल्दी कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि शेषफल परिमेय से क्या करना है कि जिससे आपको भाग देना है उतना बराबर 0 लेना है। तो भाग हमको किससे देना है? तो x प्लस 3 से देना है, तो बराबर 0 लेंगे, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू यहां से निकल करके आ गया, और जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से हम लोग लिखेंगे 5 गुने x का वैल्यू कितना है, तो -3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 6 गुने -3 प्लस 9। इसको इधर घेर दीजिए। अब यहां पे देखिएगा कि 5 गुने, अब यहां पे ये माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा, ये चीज देखना है। तो जब भी आपको बेस में माइनस लगा हुआ रहे और पावर विषम संख्या रहे, तो जो गुना करके आएगा माइनस में ही होगा, ठीक है। अगर पावर सम संख्या होगा तो प्लस में होगा। तो 3 के क्यूब कितना हो जाएगा, 27, तो -27 हो जाएगा। ये माइनस 5 गुने, अब यहां पे देखिए कि बेस में माइनस लगा हुआ है, पावर सम संख्या है, तो जो गुना करके आएगा वह क्या होगा, प्लस में होगा, है ना। तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहां पे हो जाएगा 36 18, अब प्लस 9, प्लस माइनस माइनस, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135, माइनस में 9 पचे 45, और माइनस में कितना 18 में से 9 यहीं पे घटा दीजिए, ठीक है, तो -9 बचेगा। अब इस सबको जोड़ देंगे, क्या कि जो सब माइनस में है, तो 5 5 10, 10 और 9 19 के 9, हासिल 1, 4 1 5, 5 और 3 8, और ये हो गया 1। यहां पे माइनस लगा देंगे क्योंकि सभी माइनस वाला को जोड़िएगा तो माइनस में ही आएगा, है ना। तो -189 आपका शेषफल हो जाएगा इसका। इतना में x प्लस 3 से भाग दीजिएगा जब, तो आपका शेषफल क्या आएगा, -189 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि एक टंकी अपनी 3/4 धारिता तक जल से भरी हुई है, यानी पूरा टंकी नहीं भरा हुआ है, भरा हुआ है कितना, 4 भाग में 3 भाग ही भरा हुआ है। एक नली से उसे 12 मिनट में भरा जा सकता है और दूसरे नली से 8 मिनट में खाली किया जा सकता है। यानी माना कि पहला नली ए है और इससे 12 मिनट में इसको भरा जा सकता है, जबकि दूसरा नली बी है और यह इसको 8 मिनट में खाली कर देगा। तो भरने वाला है उसको हम प्लस से लिखेंगे, डिनोट करेंगे, और जो खाली करने वाला है उसको माइनस से। तो ये चीज ध्यान में रहेगा कि कौन भरने वाला नल है और कौन खाली करने वाला नल है। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कुल धारिता निकलेगा टंकी का। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 24, 12 दूनी 24, 8 3 24। इससे यह पता चलता है कि ए क्या करता है कि प्रति मिनट 2 लीटर भरता है, जबकि बी प्रति मिनट 1 लीटर खाली कर देता है। तो हम लोगों से पूछ रहा है
कि यदि दोनों नलियां एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। अब यहां पे देखिए कि टंकी कितना लीटर का है, 24 लीटर का है, और 24 लीटर इसमें पानी नहीं है। पानी कितना है, तो 24 का 3/4 ही भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है ना। तो पहले से भरा हुआ है तो इसको काटेंगे तो 4 से 4 छक 24, तो 36 18 लीटर ही भरा हुआ है। 18 लीटर क्या है कि टंकी में पानी है, पहले से है। अब क्या किया जाता है कि दोनों नल को खोल दिया जाता है, A माइनस B। जब दोनों नल को खोला जाता है तो सोचिए कि नल A क्या करेगा कि 2 लीटर भरेगा प्रति मिनट, जबकि 3 लीटर B खाली कर देगा। तो सोचिए कि जब भरा कहाँ रहा है, खाली ना हो रहा है। A क्या करेगा कि 2 लीटर भरेगा और 3 लीटर B खाली कर देगा, तो -1 लीटर प्रति मिनट खाली हो रहा है। प्रति मिनट 1 लीटर खाली हो रहा है। तो जब दोनों को खोला जाता है तो 18 लीटर पानी पहले से टंकी में है, तो अब तो खाली होना शुरू हो जाएगा ना। तो प्रति मिनट 1 लीटर खाली होगा, तो कितना देर में खाली हो जाएगा, तो 18 मिनट में 18 लीटर खाली हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा कितना मिनट में, तो 18 मिनट में इसको खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x² प्लस 2x माइनस 8, फिर दिया हुआ है कॉमा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x कॉमा x² प्लस 4x। इसका एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, यानी इतना का एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम लोग तोड़ेंगे, यानी x² प्लस 2x माइनस 8, इसको तोड़िएगा तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे 8 एकम 8, 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके घटा करके बीच वाला आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे कि x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा x प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों के लिए एक बार लिखेंगे तो x प्लस 4 इंटू ये वाला x माइनस 2, इतना का निकल गया। अगला का निकालेंगे हम लोग कि x³ माइनस 4x² प्लस 4x, इसका वैल्यू निकालिएगा तो यहां से निकल करके आएगा x, यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x² माइनस 4x प्लस 4 बचेगा, ये ना बचेगा x इंटू, अब इसको देखिएगा कि x² माइनस 2 गुने x लिख सकते हैं, प्लस में 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x इंटू, अब देखिए यहां पे कौन से सूत्र पर यह, तो यह जो है a² माइनस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर। तो इसका इतना आ गया। अब अगला हम लोग निकालते हैं, तो अगला है आपका, यहीं से इसको निकाल दीजिए तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 4, x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 हो जाएगा। इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो जरूरी नहीं है कि जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम हम लोग को निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों कॉमन होना जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है, दो में कोई में कॉमन है उसको लिखेंगे। तो यहां पे देखिए कि कॉमन क्या है, x प्लस 4 इसमें है और x प्लस 4 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन दोनों के बदले में क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे x प्लस 4, ठीक है। अब यहां देखिए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन जो है क्या है, तो x माइनस 2 इसका
होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों कॉमन है, लेकिन पावर इसमें ज्यादा है, इसमें पावर 1 है जबकि इसमें पावर 2 है, तो ज्यादा पावर वाला लिखते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि ज्यादा पावर वाला लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। अब फिर देखिए कि और भी कोई कॉमन है, तो है इसमें x है और इसमें भी x है ना, तो x हो जाएगा, तो इंटू एक्स कीजिएगा, तो यहां पे लगा दीजिए, चाहे आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे आप लगा सकते हैं, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपए और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, तो निवेश किया गया मूलधन कितना है। तो देखिएगा मूलधन हम लोगों से पूछ रहा है, जबकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया गया आपको 225 रुपए। तो देखिए साधारण ब्याज यानी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष, 3 वर्ष का कितना है, तो 225 रुपया है। तो सोच के देखिए कि 225 रुपया में हम क्या करेंगे कि 3 से भाग दे देंगे, 225 रुपया में 3 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, प्रति वर्ष एसआई आएगा, प्रति वर्ष इसका ब्याज आएगा। तो 3 से 3 21, 3 5 15 यानी 75 रुपया प्रति वर्ष क्या आया, एसआई आया। जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो देखिएगा यहां पे क्या होता है कि पी का ही हम लोग क्या करते हैं कि 2 वर्ष का बोलता है तो 2 डंडा खींचते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई आपको दे दिया है कितना, 153 रुपया, हाँ 153 रुपया, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो सोच के देखिए कि यहां पे कह रहा था कि यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर, राशि वही है यानी रुपया जो है मूलधन वही है, उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, तो निवेश किया हुआ मूलधन ज्ञात करना है। हम लोग को पी तक पहुंचना है ना। तो सोच के देखिए कि ये दोनों वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर ही होता है। इसका मतलब है कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज 75 रुपया हुआ होगा, तो दूसरा वर्ष में भी 75 रुपया ये साधारण ब्याज है ना। तो 75 दूनी 150, अगर 150 इसमें से घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वह 3 रुपया बचेगा। इसका मतलब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जानते हैं कि ब्याज का ब्याज लगता है, तो पहले साल का ब्याज कहां जाएगा, दूसरे साल में जाएगा, तो दूसरे साल में कितना जाएगा, तो ये जो दोनों का अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, वो यहां पे आएगा, है ना। अब देखिए हम लोग को कहां पहुंचना है, पी तक के पहुंचना है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग आर प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिएगा कि 75 का कितना प्रतिशत, 3 है, तो 75 का माना कि x प्रतिशत बराबर 3 है, ये 75 को उधर ले जाते हैं, तो x प्रतिशत मतलब बटा में 100 बराबर 3 बटा कितना, 75। इसको उधर ले जाइएगा तो इतना हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो देखिएगा यहां पे ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 3 से 3 कैंसिल एक बार में, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 4%। यहां से रेट हम लोगों को निकल गया 4%। अब हम लोग को कहां पहुंचना है, p तक के पहुंचना है। तो p तक के पहुंचना है, तो p का कितना प्रतिशत, तो 4%, p का 4% बराबर क्या, ये ब्याज। इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं। अब ऐसे उल्टा जाएंगे यहां तक, ठीक है। तो p का कितना प्रतिशत, तो p का 4% बराबर क्या, 1 साल का ब्याज 75 रुपया, तो p गुने 4 बटा कितना हो जाएगा, 100 बराबर 75। इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, p बराबर हो जाएगा 75 गुने 25, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो p बराबर कितना निकल जाएगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 7 5 35, 35 और 10 45 और 2 47 के 7 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 1875 रुपया इसका क्या जाएगा,
मूलधन आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें है कि उस वृत्त का अर्ध त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनके त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट है, हमें जैसा लग रहा है कि अर्ध त्रिज्या नहीं, जबकि यहाँ पे अर्ध व्यास पूछा जाता या फिर त्रिज्या पूछा जाता। अगर आप लोग को जो लग रहा होगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए कि उस वृत्त का अर्ध त्रिज्या यानी अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, योग के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि माना कि पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह पाई और कैपिटल आर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, तो कैपिटल आर ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और उन तीनों वृत्तों का, तो तीनों वृत्तों का हम लोग इसको लिखते हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरा का पाई आर स्क्वायर, फिर तीसरा का पाई आर स्क्वायर, यानी तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वो जो तीनों वृत्त है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब यहां देखिए इसका त्रिज्या दे दिया, ये दोनों बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई यहां से कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा आर का स्क्वायर, यानी इसको R1 कर दीजिए, R2 R3 है ना, इस प्रकार आपको पता चलेगा। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, यहां से ये चीज पता चल गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका मान दिया हुआ है कितना, पहला का त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस दूसरा का है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 है, तो 9 का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 के स्क्वायर 144 प्लस 8 के स्क्वायर 64 प्लस 9 के स्क्वायर 81। ये सभी को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 1 9, 8 6 14, 14 4 18 के 8, 1 1 2, यानी 289। कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर लिखेंगे 289, आर बराबर हो जाएगा 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, या फिर 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। मीटर है या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में आंसर हो गया। तो पहले वृत्त का जो अर्ध व्यास यानी त्रिज्या आया वह कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, जिसमें आपको भिन्न दे दिया है 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20। ये भिन्न हम लोग को दे दिया है और बोल रहा है क्या कीजिए इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो सोच के देखिए कि अगर आपको 5 4 3 6 इस प्रकार का कोई संख्या देता और आपसे पूछता कि इन चारों में कौन बड़ा है, तो आप जल्दी से कहते कि 6 बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, तो 3 है। लेकिन इसमें आपको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत का भी सामना करना चाहिए। तो देखिए यहां पे कि अगर हो सके तो हरों का एलसीएम ले लीजिए, अगर हो सके तो हरों का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या एलसीएम लेना यहां पे आसान है, तो हो सकता है कि आसान आपको न लगे, लेकिन यहां पे देखते हैं क्या कि अंश में हर से भाग दे करके हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या आ रहा है। तो अंश में हर से भाग देंगे तो यहां पे देखिए क्या है, 1 है, 1 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां पे देखिए 0 दशमलव जैसे ही बैठाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। तो 10 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 है कम 8, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, फिर दशमलव के लिए 0 होगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 ही अंक तक रहने दीजिए। इसका देखिए क्या 2 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये 0.20 हो जाएगा। 20 में 12 से भाग दीजिएगा, 12 कम 12, 8 बचेगा, तो वह 80 हो जाएगा।
12 छक 72, दो ही अंक तक के रहने दीजिए इसको, ठीक है। इसका देखिएगा कि 3 में 16 से भाग देंगे तो 0 ये 30 हो गया, तो 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा, 16 कम 16, अब बच जाएगा कितना 14। 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। फिर दशमलव यानी 140, 16 8 128, ठीक है। 16 नमा 144 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 8 128 हो गया, इतना ही तक के रहने दीजिए। और इसको देखिए 4 में हमको 20 से भाग देना है, तो 0.40 हो गया, तो 20 दूनी 40, पूरा पूरा ये तो कट गया। अब यहां पे देखिए कि दो अंक है, तो दशमलव के बाद अंक क्या करते हैं कि बराबर करते हैं, तो यहां पे बराबर करने के लिए एक 0 आप डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखिए कि दशमलव को भूल जाइए अभी थोड़ा देर के लिए, तो दशमलव के यदि हम भूल जाते हैं तो यहां पे 12 दिखाई दे रहा है, ये 16 दिखाई दे रहा है, 18 और ये 20, तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन, तो 20 है ना। तो 20 किसके लिए है, यानी 0.20 किसके लिए है, तो 4/20 के लिए है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। अतः सबसे बड़ी भिन्न बराबर कितना 4/20, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि x बराबर 3 + 2√2 दिया गया है, तो पूछ रहा है x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो देखिए इतना का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को पहुंचना है x² तक। तो x² कहां से आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा आपका x² बराबर 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x² बराबर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², यानी 2√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12√2, प्लस में देखिए 2 के स्क्वायर, ये 2 का भी स्क्वायर होगा और गुने √2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 + 12√2 और प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 8 17, 17 + 12√2, 17 + 12√2 हो गया। क्या चीज का वैल्यू, x² का वैल्यू। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि x² + 1/x² बराबर x² की जगह क्या रखेंगे, तो 17 + 12√2 प्लस 1/x² की जगह 17 + 12√2, 17 + 12√2 प्लस में देखिए नीचे से जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे कि परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 - 12√2 अब बटा में देखिए दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे तो 17 माइनस यानी 17 का स्क्वायर माइनस 12√2 का स्क्वायर, अब इसको देखिएगा कि 17 + 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2 अब बटा में 17 के स्क्वायर 289 माइनस 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 से
रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 144 दूनी 288, ठीक है। तो 289 में से 288 घटाइएगा तो बटा में 1 9 भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि -12√2 से +12√2 कट जाएगा और 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका वाट बराबर, यानी x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभुज ABC में D BC पर एक बिंदु है। त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC, त्रिभुज A B C त्रिभुज है, जो कि D जो है वह BC पर एक बिंदु है। तो BC पर एक बिंदु D है, लेकिन D जो है यह समद्विभाजित करता है, यानी 2 भागों में बांटता है या फिर नहीं। तो 2 भाग में बांट रहा है, लेकिन देखिएगा कि जब जरूरी नहीं है कि जब बराबर भाग में बांट रहा होगा, है ना। अब यहां पे दे रखा है ये D है, कहीं पे यह बांट रहा है इसको, है ना। BC भुजा पर कोई बिंदु है D और इसको 2 भागों में बांट रहा है। दिया हुआ है यहां से कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC, ये चीज दे दिया गया है। और भी दिया हुआ है कोण B बराबर 65 डिग्री। तो देखिए कोण B बराबर 65 डिग्री और कोण C बराबर 55 डिग्री, कोण C बराबर 55 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कोण BAD बराबर क्या होगा, यानी कोण BAD बराबर क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहां पे इसको 2 भागों में बांट रहा है, इस प्रकार 2 भागों में बांट रहा है। तो यहां से देखिएगा कि AB बटा AC, यानी AB के बटा AC है बराबर BD। तो देखिए BD के बटा DC है, यानी इसके बटा में E है। तो ऐसा जब रहता है तो यह जो होता है, यानी AD भुजा, ऐसे लिखिए AD भुजा कोण A को समद्विभाजक या समद्विभाजित करता है। इस प्रकार जब रहता है तो ये जो होता है आपका ये वाला भुजा इस कोण को, ऊपर वाला कोण को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, सम मतलब क्या, बराबर, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब बांटना, यानी समान 2 भागों में इसको बांट रहा है। तो यहां पे देखिए कि आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो कोण A का वैल्यू नहीं निकालना है, हाँ सबसे पहले कोण A का निकालते हैं, इसके बाद देखिए क्या करना है इसको। कोण A प्लस कोण B का वैल्यू कितना है 65 प्लस कोण C का वैल्यू कितना है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस ये दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0, 6 5 11, 1 12, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर हो जाएगा 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण A का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो हम लोगों से पूछा है क्या, कोण BAD। तो देखिए कोण BAD यानी इतना का मान पूछा है, ए वाला, है ना। तो जो सोचिए कि यहाँ पे जो लकीर है कौन A और D,
ए और डी जो भुजा है कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या कि दो समान भागों में बांटता है। तो जब दो समान भागों में बांटता है तो सोचिए कि ये ए का वैल्यू यानी कोण ए का वैल्यू आ गया हम लोग को 60 डिग्री। तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर का जितना होगा उतना ही उधर का होगा। हम लोगों से जो पूछ रहा है वो कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन पूछ रहा है। तो 2 से भाग दे दीजिए तो 30 बार में यानी 30 डिग्री हो जाएगा किसका वैल्यू, तो कोण BAD का वैल्यू जो हो जाएगा वह 30 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि वर्तमान से 10 साल पहले एक पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 11:3 था। एक पिता है और एक पुत्र है, ठीक है। अब देखिएगा कि बोल रहा है कि 10 साल पहले, तो माइनस से लिखेंगे इसको 10, तो माइनस से डिनोट करेंगे तो यह क्या होगा कि पहले का, और प्लस से लिखेंगे तो समझिएगा कि बाद का है ना। तो 10 साल पहले एक पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना था, 11:3 था। 10 साल बाद का अनुपात 21:13 होगा। अब देखिए 10 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा, 21:13 हो जाएगा, 21:13 हो जाएगा। तो पूछ रहा पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है। तो देखिएगा, सॉरी यहां पे 10 होगा क्योंकि 10 साल बाद बोला है ना, 10 साल बाद 21 अनुपात क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो यहां पे देखिए क्या करना है कि दोनों का अंतर देखना है। तो 11 और 21 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। जबकि 3 और 13 के बीच में कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। अंतर समान है तो अंतर है अनुपात में 10 का, जबकि ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, पहले बाद क्या होता है, जुड़ जाता है। 10 और 10 20 का अंतर हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोगों से पूछा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु, तो यहां से हम लोग निकालते हैं, अगर पिता का वर्तमान उम्र बराबर, सोचिए कि 11 में जो अनुपात है यह कब का है, 10 साल पहले का है। तो सोच के देखिए कि 11 गुने अनुपात 1 का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 गुने 2, 11 गुने 2, तो ये हो गया कब का आयु, 10 साल पहले का हो गया। और इसमें हम 10 जोड़ देते हैं तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 10 यानी 32 वर्ष, 32 वर्ष। और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा अनुपात 1 बराबर 2, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2। ये कब का निकला, तो 10 साल पहले का निकला, है ना। तो वर्तमान में कितना, तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 10 यानी 16 वर्ष। तो पिता वर्तमान में 32 वर्ष का है और पुत्र वर्तमान में कितना है, तो 16 वर्ष का है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, यह पाई चार्ट का क्वेश्चन है कि 10,800 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तालेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और उत्तर दें। एक वृत्त आरेख दिया गया है और इसमें आप देखिए कि किराया पर खर्च करता है कितना, 70 डिग्री, भोजन पर 105 डिग्री, विविध पर यानी अन्य चीज पर 40 डिग्री, बचत करता है 80 डिग्री और शिक्षा पर खर्च करता है 65 डिग्री, है ना। तो देखिएगा ये डिग्री में टोटल जो होता है वह 360 डिग्री होता है। आप देखिएगा कि वृत्त का जो एक पूरा टोटल जो होता है वह कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री कमाता होगा, यह डिग्री में 360 डिग्री कमाता होगा, तब तो इतना इतना खर्च कर रहा है, फिर बचत भी कर रहा है ना। यानी सब मिला करके इतना डिग्री कमाता है, यानी आमदनी है इसका, क्योंकि आमदनी में से ना खर्च करेगा या फिर बचाएगा।
तो आमदनी इसका 360 डिग्री है, जबकि यह 10,800। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए इससे काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12, यानी 30 बार में 1 डिग्री का वैल्यू निकल करके आ गया 30। अब हम लोगों से पूछा है 65 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा पर मासिक व्यय, यानी शिक्षा पर मासिक व्यय जो है किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो देखिएगा कि किराया से कितना कम है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराया से कितना कम है। तो देखिए शिक्षा पर है 65 डिग्री, जबकि किराया पर है कितना 70 डिग्री। तो कितना कम है, शिक्षा पर किराया से 5 डिग्री कम है। शिक्षा जो है किराया से 5 डिग्री कम है। तो यहां पे देखिएगा कि 1 डिग्री का वैल्यू 30, तो 5 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 गुने 30, यानी 30 बचे 150 रुपया कम है। यानी शिक्षा पर किया गया खर्च किराए पर किया गया खर्च से 150 रुपया कम है। यही आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक सड़क के कुछ भाग में एक कार की सामान्य औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी एक दिन औसत गति सामान्य से 12% कम थी। तो 12% कम थी, इसका मतलब है कि 75 का 88% ही थी। 75 का 88%, क्योंकि 12% कम है तो 100 में से घटाएंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटिएगा तो 22 बार में 22 तिया 66, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा ही था। अब यानी पहले जो था वह गति कितना था 75 किलोमीटर प्रति घंटा था। किसी एक दिन क्या हुआ कि औसत गति सामान्य गति से, यानी जो सामान्य गति चल रहा था औसत कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसमें 12% की कमी हो गई। तो कमी होकर के अब कितना हो गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जिसकी वजह से 18 मिनट का अधिक समय लगता है। सड़क की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा यहां पे कि ये चाल है, ये जो है आपका चाल है, और चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। तो चाल का उल्टा समय हो जाएगा, तो ये वाला 66 हो जाएगा और ये वाला 75 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से तो 22 तिया 66, और 3 से इसको काटिएगा तो 25 तिया 75। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि कितना अधिक समय लग रहा है, कितना अधिक समय लग रहा है। तो अधिक समय लग रहा है अनुपात में 3, लेकिन लग रहा है कितना 18 मिनट अधिक लग रहा है। दोनों बात बराबर, 3 एकम 3, 3 छक 18, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 6। अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो गया। तो देखिए पहले समय के, यानी पहले 75 किलोमीटर प्रति घंटा था तो समय इतना लगता था, तो अनुपात 1 बराबर 6, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने 6, यानी 22 गुने 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132 मिनट, क्योंकि यह मिनट में आ गया है ना, 132 मिनट हो गया। हम लोगों से पूछा है क्या कि सड़क की लंबाई कितनी है। लंबाई यानी दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो यहां पे देखिएगा कि चाल गुने समय, तो कौन सा चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको समय ए वाला लेना पड़ेगा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे समय से गुना करेंगे तो समय क्या है 132 मिनट है, और हमको किलोमीटर में निकालना है। तो मिनट है, इसको घंटा में बदलना होगा तब ना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो किलोमीटर में आएगा है ना, दूरी जो है वह किलोमीटर में आ जाएगा।
तो 60 से भाग देंगे, यानी मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 60 से भाग देते हैं। तो हो जाएगा आपका 6 से कटेगा तो 6 दाई 60, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 पचे 10 और 2 से 11 दूनी 22, 5 से इसको काटिएगा तो 15 पचे 75, यानी यह आ जाएगा आपका 15 गुने 11, 5 5 1 6 1, 165 किलोमीटर। यानी सड़क की जो लंबाई है वह कितना निकल करके आ गया, 165 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 73.1/2 मीटर, 73.1/2 मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो सोच के देखिए कि 4 मीटर कोई तार है और उसको 2 भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग कितना मीटर का होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 2 से भाग देंगे, यही ना कीजिएगा, तो 2 दूनी 4, यानी प्रत्येक तार जो है 2-2 मीटर का होगा। अगर 4 भाग में करना हो तो 4 से भाग देंगे। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि 73.1/2 मीटर लंबा तार है, इसको 28 बराबर भागों में बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 28 से इसमें भाग देंगे, यही ना करेंगे, तो प्रत्येक टुकड़ा का जो लंबाई होगा वह निकल करके आएगा। तो इसको तोड़िए तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो 146 आ 1, 147/2। इसमें हम लोग को भाग देना है इतना से, तो जब भाग दीजिएगा यानी गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, आई हो जाएगा 7 चौके 28, 21/4 दूनी 8 मीटर, यानी 21/8 मीटर प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई हो गया। अगर पूर्णांक में दिया हुआ आंसर तो पूर्णांक में इसको तोड़ दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 5 21 और बटा में 8, यानी 2.5/8 मीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई यहां से निकल करके आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा ए और बी 2 व्यक्ति हैं और दोनों अलग अलग काम करता है, तो ए को लगता है 15 दिन, जबकि बी को उसी काम को करने में 10 दिन का समय लगता है। तो यहां से दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होता है टोटल वर्क, तो एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। इसका मतलब कि ए का एफिशिएंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता है, ए का प्रतिदिन 2 काम है, जबकि बी का प्रतिदिन 3 काम है। बोला क्या कि बी काम शुरू करता है, ए नहीं शुरू करता है, बी काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी काम शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो बी के द्वारा 5 दिनों तक किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 5 गुने प्रतिदिन कितना काम करता है, तो 3 काम, तो 3 यानी 5 दिया 15 काम करके भाग गया है, छोड़ दिया, कोई कारणवश इसको काम छोड़ना पड़ा। तो बोला कि ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए शेष कार्य को, तो ए जो है शेष कार्य को करेगा, तो देखिए ए शेष कार्य को करेगा कितना दिन में। तो देखिए 15 काम तो बी ने कर दिया, कितना काम में, तो टोटल काम 30 काम था, तो 30 काम में 15 काम करके चला गया, तो शेष काम बच गया कितना, 15। शेष काम 15 बच गया। अब कौन करेगा, बी करेगा, तो बी अपना एफिशिएंसी से करेगा यानी कार्य क्षमता से करेगा, तो इसका कार्य क्षमता प्रतिदिन 2 काम करने का है, तो 2 से भाग देंगे, तो 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 हो जाएगा, यानी 7×1/2 दिन। तो ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 7.5 दिन लगेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से
50% अधिक कीमत अंकित करता है। यानी देखिए कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, यानी इसका क्रय मूल्य मान के चले कीजिए 100 रुपया है। कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है, जबकि यह क्या करता है कि अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य जो होता है मार्केट प्राइस होता है। कितना बढ़ा करके लिखता है इसको, अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है। तो इसका देखिए 100 का 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150/100, यानी 100 के समान को लिखता है 150 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया उसका खरीदारी रेट है, जबकि उसको 50% बढ़ाने के बाद लिख देता है कितना कि 150 रुपया यह वस्तु का कीमत है। ठीक है, तो जो छपा हुआ मूल्य होता है, जो लिखा हुआ रहता है, वह इसका मार्केट प्राइस होता है ना, यानी अंकित मूल्य। अब बोला है क्या कि 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सोच के देखिए कि 50% बढ़ा करके और 40% छूट दिया, तो जो छूट दिया जाता है वह किस पर दिया जाता है, तो मार्केट प्राइस पर। तो अब 150 रुपया का 40% छूट दिया, यानी 60% लिया, है ना, 40% छूट दे दिया, इसका मतलब है 60% लिया है पैसा। 0 से 0, ए वाला 0 से ए वाला 0, 15 छक्का 90। तो सोच के देखिए कि 90 रुपया में यह बेच देता है। 40% छूट देने के बाद क्या करता है कि 90 रुपया में बेच देता है। 40% छूट कितना आया इसका, 90 रुपया, 90 रुपया में यह क्या करता है कि बेच देता है। तो सोच के देखिए कि 100 रुपया में खरीदा और 90 रुपया में बेच दिया, इसका ये सेलिंग प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस कितना, 90 रुपया। तो 100 रुपया में खरीदा, 90 रुपया में बेच दिया, तो क्या हुआ, हानि हुआ ना। तो हानि प्रतिशत निकालना, तो देखिएगा कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100। तो हानि कितना का हो रहा है, 100 रुपया के समान 90 रुपया में बेच दिया, तो 10 रुपया का हानि हो रहा है। तो 10 गुने 100 अब बटा में मूलधन इसका कितना है, यानी इसका जो क्रय मूल्य है वह हो गया 100 रुपया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 10% इसको क्या हुआ कि सौदा में हानि हो गया। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री किसके बराबर होगा, इतना का मान निकालना है। तो पूरक कोण में आप जानते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप जानते हैं कि साइन किस में बदलता है, साइन जो है वह कॉस में बदलता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये चीज पता होगा आपको। तो सोच के देखिए यहां पे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पे देखिए कि इसमें से, यानी इसमें हम कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, यानी पूरा कोण वैसा दो कोण जिसका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कितना हम जोड़ दें कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए इसमें, तो सोचिए कि 61 जोड़िएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, चाहे 90 में से 29 घटाइएगा तो 61 होगा। और साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो यहां पे देखिए कि साइन के लिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 61 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री। तो आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं इसी प्रकार का वीडियो लाते रहूंगा, और लाइक करना भूलिएगा मत, और कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।